नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई अपशिष्ट से निपटने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था पर एक नीति पत्र तैयार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंकों में समामेलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक के एक शोध के मुताबिक 6% से नीचे का मुद्रास्फीति लक्ष्य समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जुलाई 2020 के बीच 5 राज्यों में 9,453 बच्चे लापता हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस को जल्द से जल्द पूर्ण करने का आदेश दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। माइटी ने ई अपशिष्ट से निपटने के लिए नीति तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था शीर्षक वाले दस्तावेज का उद्देश्य चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के उपयोग में शून्य से लेकर न्यूनतम खर्च सुनिश्चित करना है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधन सुरक्षा में वृद्धि करने, बहुमूल्य और दुर्लभ खनिजों के नुकसान को कम करने, प्रदूषण से निपटने, आजीविका के अवसरों का संवर्धन करने और पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने की क्षमता विद्यमान है। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक प्रणाली है। ये प्राप्ति, निर्माण, निस्तारण यानी टेक, मेक और डिस्पोज के अत्यधिक निष्कर्षण और संसाधन गहन रैखिक अर्थव्यवस्था सिद्धांत का एक विकल्प प्रदान करती है। आइए अब आपको बताते हैं इस नीति पत्र की प्रमुख अनुशंसाएं। इसके तहत एंड ऑफ लाइफ उत्पाद के भौतिक मूल्य का आकलन करने के लिए क्षेत्रों में सामग्री नमूना चयन प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए। गौण सामग्री से महत्वपूर्ण सामग्री स्रोतों के कुछ प्रतिशत का अनिवार्य उपयोग होना चाहिए। उत्पादों के चक्रीय पहलुओं में उपभोक्ता जागरूकता सृजित करने के लिए उत्पाद में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के प्रतिशत उपयोग के संदर्भ में उत्पादों पर संसाधन दक्षता या चक्रीय अर्थव्यवस्था लेबलिंग और इको लेबलिंग करनी चाहिए। प्रौद्योगिकी विकास या हस्तांतरण, नवोन्मेषी वित्त तंत्र और योजनाओं के माध्यम से अधिकतम संख्या में सामग्री के निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंकों में समामेलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंकों में 2 स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के रूप में समामेलन के लिए आरबीआई से संपर्क करने के बाद आरबीआई ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की 2 अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जैसे STCCS अधिकतर किसानों और ग्रामीण कारीगरों को मुख्य रूप से लघु अवधि के लिए फसल और अन्य कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना संस्थान सामान्य तौर पर कृषि, ग्रामीण उद्योगों और हालिया आवासन में निवेश करने के लिए मध्यम से दीर्घ अवधि के ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इनके समामेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सुदृढ़ ग्रामीण ऋण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, इसके अलावा बैंक को किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए, बैंकों को बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन के साथ साथ कर प्रबंधन के लिए भी सक्षम बनाने के लिए। आरबीआई कई शर्तें पूर्ण होने पर समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करेगा, जिनमें शामिल है राज्य सरकार विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद ही ऐसे समामेलन का प्रस्ताव कर सकती है। एकीकरण या समामेलन की योजना को शेयर धारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के ऐसे प्रस्ताव की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा जांच एवं अनुशंसा की गई हो। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के तहत बैंकों के समामेलन को आरबीआई द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के एक शोध के अनुसार 6% से नीचे का मुद्रास्फीति लक्ष्य समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति प्रणाली है। इसके अंतर्गत किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मध्यम अवधि के लिए एक मुद्रास्फीति दर का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इस दर को प्रचारित किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा किया जाता है। ये मुद्रास्फीति दर को 2 से 6% पर रखने के लिए अधिदेशित है।
है। ये लक्ष्य वर्ष 2016 में उर्जित पटेल समिति की अनुशंसाओं पर 5 वर्ष के लिए अपनाया गया था, जिसे हाल ही में और 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का काफी महत्व है। इससे मुद्रास्फीति की अस्थिरता में कमी आती है, आघातों के मुद्रास्फीतिकारी प्रभावों में कमी आती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना संभव हो पाता है। हालांकि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से संबंधित कई मुद्दे भी हैं, जैसे यदि भारत 6% से कम मुद्रास्फीति दर को लक्षित करता है तो इसके लिए निरंतर नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर निम्न मुद्रास्फीति ये संकेत देती है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग अपेक्षा से कम है, आर्थिक विकास को धीमा करता है और पारिश्रमिक को कम करता है। मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को प्राथमिकता देने की वजह से अन्य व्यापक संकेतकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात, चालू खाता घाटे से जीडीपी का अनुपात आदि में लक्ष्यों की निरंतरता का अभाव है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-जुलाई 2020 के बीच 5 राज्यों में 9,453 बच्चे लापता हुए थे। इन 5 राज्यों में दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। गुमशुदा बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका पता अभिभावकों, विधिक संरक्षकों और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है, जिसे कानूनी रूप से बच्चे की अभिरक्षा सौंपी जा सकती है और लापता होने की परिस्थितियां व कारण कुछ भी हो सकते हैं। भारत में प्रत्येक 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। यहाँ बालकों से अधिक बालिकाएं लापता होती हैं और इसके संभावित कारक हैं दुर्व्यापार, परित्याग जैसे कि लिंग, स्वास्थ्य, दिव्यांगता के आधार पर, विवाह से इतर जन्म लेने वाले बच्चे, बच्चों की चोरी, प्राकृतिक आपदाएं, बलिदान या धार्मिक विश्वास आदि। लापता बच्चों के बचाव और पुनर्वास में कई चुनौतियां हैं, जैसे सामाजिक कलंक या पुलिस अधिकारियों के असहयोग की वजह से घटनाएं हमेशा कम रिपोर्ट की जाती हैं। लापता बच्चों का पता लगाने का कोई सक्षम तंत्र मौजूद नहीं है और इन बच्चों के परिवारों का पता लगाने को भी कभी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसके अलावा बचाए गए कई बच्चों को अपना पता या अपने अभिभावकों के अन्य विवरण याद नहीं होते हैं। हालांकि इस संबंध में कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे खोया पाया पोर्टल पर गुमशुदा बच्चों की जानकारी अपलोड की जाती है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस को जल्द से जल्द पूर्ण करने का आदेश दिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित NDUW असंगठित श्रमिकों का आधार से जुड़ा एक व्यापक डेटाबेस होगा। इसमें भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों सहित प्रवासी श्रमिक भी शामिल होंगे। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल का विवरण, परिवार विवरण आदि शामिल होंगे। राष्ट्रीय डेटाबेस का काफी महत्व होगा। इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्रालयों या विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विविध सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा। असंगठित श्रमिकों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना और उपलब्ध आंकड़ों जैसे व्यवसाय, कौशल आदि के अनुसार नीतियों या योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। ये श्रमिकों को उनके कौशल के बारे में विवरण साझा करने और उपयुक्त रोजगार परक कार्य करने में सहायता करेगा। साथ ही भविष्य में कोविड जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए सरकार को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रवासियों की मदद के लिए अन्य सरकारी पहलें भी आरंभ की गई हैं, जैसे गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता आदि। दरअसल प्रवासन का मतलब है अपने सामान्य निवास स्थल से दूर आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही। वर्ष 2020 तक भारत में अनुमानित 600 मिलियन प्रवासी थे। प्रवास के कारण है शहरीकरण, विवाह, कौशल और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं आवास आदि को प्रवासन के प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर्स या अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर्स के व्यापक वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। कोविड प्रेरित लॉकडाउन के कारण कई प्रवासी शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने को बाध्य हुए हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख का चयन। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक का चयन करने के लिए बैठक की। समिति के अन्य 2 सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। CBI देश में अत्यंत गंभीर मामलों की जाँच करती है। ये संगठन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत स्थापित किया गया है।
चीन CEEC मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश 17+1 समूह। लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया है, जिसमें यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य शामिल हैं। अब इसे 16+1 के नाम से जाना जाता है। 17+1 पहल चीन के नेतृत्व वाला प्रारूप है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में की गई थी। इस पहल में EU के 12 सदस्य देश और 5 बाल्कन देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य बीजिंग और CEE यानी मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सदस्यों के बीच क्षेत्र के विकास के लिए निवेश एवं व्यापार सहयोग का विस्तार करना है। इस मंच को व्यापक रूप से चीन के प्रमुख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विस्तार के रूप में संदर्भित किया जाता है। बीड जिला फॉर्मूला 8110 योजना। इस वर्ष के लिए सामान्य मानसून की भविष्यवाणी को देखते हुए राज्यों ने केंद्र को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन के लिए बीड जिला फॉर्मूला लागू करने की मांग की है। 80-110 योजना के तहत बीमाकर्ता के संभावित नुकसान सीमित हैं। राज्य सरकार को बीमाकर्ता को हानि से बचाने के लिए एकत्र किए गए प्रीमियम के 110% से अधिक के किसी भी दावे की लागत वहन करनी होगी। प्रीमियम अधिशेष यानी सकल प्रीमियम में से दावे को घटाने के बाद सकल प्रीमियम के 20% से अधिक होने पर बीमाकर्ता द्वारा इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है। शून्य छाया दिवस। हाल ही में ओडिशा का भुवनेश्वर शून्य छाया दिवस का साक्षी बना। ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिस दौरान किसी भी वस्तु या प्राणी की कोई छाया नहीं देखी जाती है। ये घटना वर्ष में 2 बार घटित होती है, जब सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी क्षेत्रों में आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। सूर्य के ठीक शीर्ष पर होने की वजह से सभी प्राणियों या वस्तुओं की छाया लुप्त हो जाती है, जिसकी वजह से शून्य छाया दिवस घटित होता है। येलो फंगस। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की तरह येलो फंगस भी एक फंगल संक्रमण है, लेकिन ये अधिक प्राणघातक हो सकता है क्योंकि ये अन्य दोनों के विपरीत आंतरिक रूप से प्रारंभ होता है। येलो फंगस का संक्रमण दूषित वातावरण से फैलता है, जब संदिग्ध रोगी वातावरण में विकसित होने वाले फफूंद यानी माइकोमेट्स को श्वसन के साथ अंदर ले लेता है। ब्लैक फंगस की तरह येलो फंगस का उपचार एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन है। येलो फंगस के लक्षण भूख में कमी, धसी हुई आंखें, घाव का धीमी गति से ठीक होना, सुस्ती और वजन घटना है। शाही लीची। बिहार से भौगोलिक संकेतक यानी GI उत्पाद शाही लीची को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया था। बिहार से अन्य GI प्रमाणित कृषि उत्पाद हैं जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार लीची के उत्पादन में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।